हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के खंड से पाचन तंत्र। जानेंगे इस टॉपिक से एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग टू द पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम पोषण चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जैसे कोई एक जीव हो या मानव हो, उसे एनर्जी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यह पोषण उसे भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यह भोजन किन एंजाइम्स इसमें कौन कौन से भाग लेंगे, कौन कौन से शरीर के ऑर्गन्स भाग लेते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र किसे कहा जाता है। भोजन के जटिल पदार्थों को छोटे छोटे सरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। जैसे भोजन को एक टुकड़ा है रोटी का, उसको तोड़ दीजिए, वहीं से पाचन कह सकते हैं स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं बायोलॉजी की भाषा में भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। और पाचन क्रिया में जो ऑर्गन्स, जो अंग भाग ले रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पूरी पाचन प्रक्रिया एंजाइमों पर निर्भर करती है। याद रखेंगे, एंजाइमों पर निर्भर करती है। तमाम ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं जो एंजाइमों का श्रावण करती है, स्रावित करती है। एंजाइम क्या है? एंजाइम अगर पूछा जाए तो मूलतः क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। और यह कार्य कैसा करते हैं? यह बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। बायो उत्प्रेरक है, बायो उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ा देते हैं या फास्ट कर देते हैं। जैसा कि हम लोग आहार नाल देख रहे हैं, यह क्या है? मुख है। इसमें मुख में जब भोजन को डाला जाता है, दांत के द्वारा चबाया जाता है और यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख में हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का लगभग 30% तक पाचन हो जाता है। ये है ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसलिए ग्रास नली की सहायता से भोजन कहाँ चला आता है? आमाशय में चला आता है। जो एक गुब्बारे की आकृति में देख रहे हैं, ये क्या है? आमाशय है। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तत्पश्चात भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रहणी में आ जाता है, जहाँ से अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस निकाले जाते हैं और यकृत के द्वारा पित्त रस निकाला जाता है, जो यहाँ पर स्रावित होता है। इसके बाद भोजन चला आता है छोटी आंत में। छोटी आंत आप देख ही रहे होंगे। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत। यह छोटी आंत है, छोटी आंत। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यह यकृत है। यकृत जो पित्त रस स्रावित करता है, ये आप देख रहे हैं अग्नाशय है, पत्ती के आकार का अग्नाशय। हम इसको बारी बारी से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। पोषण के चरण। पोषण के हम जानते हैं 5 चरण होते हैं। एक होता है अंतर्ग्रहण। भोजन के निगलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन के निगलने की प्रक्रिया को, निगलने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? अंतर्ग्रहण कह रहे हैं। पाचन क्या है? भोजन के को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना। भोजन को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना। पदार्थों में टूटना क्या है? यह है पाचन। अवशोषण का है? अवशोषण पचा हुआ भोजन रक्त में पहुंचना क्या है? अवशोषण है। पचा हुआ भोजन रक्त में पहुंचना। पचा हुआ भोजन रक्त में पहुंचना। जब भोजन रक्त में पहुंच जाता है, यहाँ पर छोटी आंत क्या करती है? असंख्य रसांकुर होते हैं। पचे हुए भोजन को वह रसांकुर अवशोषित कर लेते हैं और उसे रक्त में मिला देते हैं। जब यह रक्त में मिल जाता है और पचा हुआ भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना, पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना, पचे हुए भोजन
पचे हुए भोजन का शरीर के द्वारा शरीर में उपयोग में आना यह स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग क्या है? अपच भोजन, अपच भोजन मलाशय के द्वारा बाहर होना, अपच भोजन मलाशय के द्वारा बाहर होना। अंतर्ग्रहण क्या है? समझे होंगे। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग, पोषण के 5 चरण होते हैं। पाचन तंत्र, हम लोग पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। पाचन तंत्र, इसमें देखिए 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं, 2 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आहार नाल, मुख, इसमें ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को पढ़ेंगे। वहीं पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां, लार, यकृत, अग्नाशय। छोटी आंत को भी देखेंगे, इसके द्वारा भी कुछ एंजाइम्स इसकी ग्रंथियों के द्वारा निकाले जाते हैं। हम एक एक करके इन पर डिस्कस करेंगे। मुख गुहा में पाचन, मुख में पाचन हम लोग पहले बात करेंगे। मुख में पाचन, भोजन के अगर पाचन के शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत की अगर बात की जाए तो मुख से ही क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगर प्रश्न आए भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से हो जाती है। 3 जोड़ी क्या पाई जा रही हैं? लार ग्रंथि पाई जा रही हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं जिनसे लार निकलता है। लार कैसा होता है? लार अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का है, जिसका पीएच मान याद रखेंगे। पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 इसका पीएच मान होता है। हम लोग जानते हैं कि यह लार ग्रंथियों के द्वारा कुछ एंजाइम निकाले जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का 30% तक पाचन हो जाता है मुख में ही। 30% पाचन याद रखेंगे, मुख में किसका पाचन होता है? वहीं टाइलिन एंजाइम पाया जा रहा है। टाइलिन एंजाइम, यह एंजाइम क्या करता है? भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे एक नाम जाना जाता है लार एमाइलेज के नाम से, याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। सैलाइवरी एमाइलेज के नाम से या लाइसोजाइम के नाम से किसे जाना जाता है? टाइलिन के को जाना जाता है। टाइलिन के 3 और नाम हैं, ध्यान रखेंगे। माल्टेज, कुछ माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, इसको भी याद रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टाइलिन। टाइलिन बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। टाइलिन, जैसे मंड को शर्करा में कौन बदलता है? तो आप बता पाएंगे टाइलिन के द्वारा बदला जाता है। लार में कुछ पॉलीसैक्राइड एंजाइम होते हैं, पॉलीसैक्राइड एंजाइम होते हैं या बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को क्या करते हैं? घोलकर उनको नष्ट कर देते हैं। टाइलिन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते, हम जानते हैं कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली का तात्पर्य है जब मुख में भोजन को पीसा जाता है, उसके बाद ये पार्ट जो देख रहे हैं ग्रास नली, फूड पाइप, ये सीधे कहाँ चला आता है? आमाशय में भोजन ग्रास नली के द्वारा ही पहुंचता है। आमाशय में पाचन, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वाधिक समय तक अगर भोजन कहाँ रहता है, तो सर्वाधिक समय तक भोजन कहाँ रहता है? आमाशय में ही रहता है। सर्वाधिक समय तक लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है? इसी पार्ट में रहता है, आमाशय में 4 से 5 घंटे तक। यहाँ भोजन का क्या होता है? मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस क्या होता है? स्रावित होता है। हम यहाँ कह सकते हैं आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अगर प्रश्न आए आमाशय में प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन, जैसे हम लोगों ने मुख में जाना था, मुख में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। देख रहे हैं आप लोग,
पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये क्या है? एंजाइम्स हैं जो जठर ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाता है। पेप्सिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यह क्या करता है? भोजन के जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कैसा बदल देता है? पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का यह पाचन करता है। किसका? केसीन प्रोटीन का यह पाचन करता है रेनिन। गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। दो ध्यान रखेंगे, ग्रहणी में पाचन, यहीं पर पित्त रस एवं अग्नाशयी रस क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। हम लोग देख रहे हैं फिगर में देख ही रहे हैं। ये आपका क्या है? यकृत है। यकृत, ये क्या है? पित्त। पित्ताशय में स्टोर है पित्ताशय में पित्त रस स्टोर रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी। ये क्या है? अग्नाशय है। अग्नाशय। ये आपका आमाशय है। हम आमाशय से भोजन कहाँ चला आता है? ग्रहणी में चला आता है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? ग्रहणी बोला जाता है। यहाँ पर भोजन, जैसे आमाशय में भोजन अम्लीय रहता है, यहाँ पर भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पित्ताशय के द्वारा यहाँ पर पित्त रस क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। पित्त रस को कौन उत्सर्जित करता है? स्रावित करता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का निर्माण स्रावित किया जाता है, इसके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है और पित्त रस इस ग्रहणी में जाता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। तो पित्त रस कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है, जिसका पीएच मान क्या है? 7.6 से 7.7 होता है। पित्त रस का श्रावण कौन करता है? हम लोगों ने बात ही किया, यकृत के द्वारा यह स्रावित होता है। पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कोई एंजाइम इसमें नहीं मिलता है पित्त रस में। वसा को पचाने में यह सहायता करता है। किसके पचाने में? वसा को पचाने में पित्त क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अग्नाशयी रस, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशयी रस किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। वहीं अग्नाशयी रस किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम मौजूद होते हैं, इसीलिए अग्नाशयी रस को क्या कहा जा रहा है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशयी रस को। यहां पर कह सकते हैं इसके द्वारा वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सभी को पचाने के लिए इसके पास क्या एंजाइम मौजूद होते हैं अग्नाशयी रस के पास। जैसे कि कुछ एंजाइमों पर हम बात कर लेते हैं जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बहुत पूछा जाता है। यह शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। सीधे प्रश्न पूछ लेगा, ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशयी रस के द्वारा, अर्थात कह सकते हैं अग्नाशयी रस किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित हो रहा है। बात करेंगे स्टीएप्सिन क्या है? ये भी एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही सुन लेंगे। जैसे स्टीएप्सिन पायसीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। पायसीकृत वसा को क्या कर रहा है? को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, संभावना इसकी रहती है पूछे जाने की। एमिलोएप्सिन क्या करता है? मल्ड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है। माल्टोज शर्करा में बदलता है, मंड को माल्टोज शर्करा में। वहीं कार्बोक्सीपेप्स क्या है? इसमें हम कह सकते हैं प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में बदलता है। हम कह सकते हैं प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में बदलता है कार्बोक्सीपेप्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत
लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। भोजन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पाचन अगर पूछा जाए, भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। इसकी दीवारों पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं जो पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में मिला देते हैं। हम लोगों ने अवशोषण को पढ़ा था जब पोषण के 5 प्रकारों के बारे में जाना था, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। तो अवशोषण करने का कार्य कौन करता था? छोटी आंत करती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रहणी के द्वारा आंशिक रूप से भोजन का पाचन कर दिया जाता है, जो बचा भोजन का पाचन होता है वह कहाँ होता है? अवशेष भोजन का पाचन, अवशेष भोजन का पाचन, अवशेष भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। अवशेष भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की दीवारों में पाचन ग्रंथियां होती हैं जिसमें मनुष्य की आंत में एक दिन में लगभग 6-7 लीटर आंतरी रस निकलता है। इसके ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से एंजाइम निकाले जा रहे हैं? जैसे इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज, तो इसमें ES लगाने से क्या बन रहा है? एंजाइम बन रहा है। यहाँ OS है। माल्टेज क्या कर रहा है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। वहीं सुक्रेज क्या है? सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलता है। सुक्रेज एंजाइम क्या कर रहा है? सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलता है। लैक्टेज यह दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदल रहा है। वहीं लाइपेज क्या है? लाइपेज शेष वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माल्टेज पूछा जाता है, सुक्रेज पूछा जाता है, लैक्टेज पूछा जाता है, लाइपेज पूछा जाता है। ES लगाने से ये बन रहे हैं, क्या है? एंजाइम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करें तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है या नगण्य होता है। भोजन का पाचन इसमें नगण्य होगा। इसमें अपच भोजन से जल एवं लवण को अवशोषित किया जाता है तथा अपचित भोजन, जो अपचित हुआ भोजन है, मल के रूप में मलाशय में चला जाता है। जैसा कि हम बड़ी आंत देख रहे हैं। बड़ी आंत जो छोटी आंत क्या रहेगी? यहाँ पर छोटी आंत यहाँ पर ज्वाइंट रहेगी और भोजन कहाँ चला आता है? बड़ी आंत क्या करेगी? अपच भोजन से एक्स्ट्रा जो जल रहेगा और लवण रहेगा उसको अवशोषित कर लेता है और बाकी अपच भोजन कहाँ चला जाता है? इस मलाशय में चला जाता है। यहाँ एक बात और जान लेंगे सीकम की। जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उस भाग को हमको बोलते हैं सीकम। यहीं पर एक पार्ट पाया जाता है वर्मी फार्म अपेंडिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। इसको याद रखेंगे। यह एक अवशेषी अंग के रूप में है। अवशेषी अंग के रूप में है। कैसा है? अवशेषी अंग के रूप में है। यह सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। लेकिन मानव में यह क्या है? अवशेषी अंग के रूप में है। पहले मानव क्या करता था? कच्चे भोज्य पदार्थ को खाता था, पत्ते खाता था। तो यह क्या करता था? सेलुलोज के पाचन में सहायता करता था। इस टाइम क्या है? इसका रोल नहीं है। हम कह सकते हैं यह क्या है? अवशेषी अंग के रूप में है। इसमें कोई अगर छोटा सा भोजन का टुकड़ा इसमें चला जाता है तो फूल जाता है, तो इसको डॉक्टर के पेन करने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है? इसको ऑपरेशन से इसको निकाल देता है, इस पार्ट को निकाल देता है, तो दर्द खत्म हो जाता है, फिर दोबारा अपेंडिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग, यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। भोजन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से हैं?
जैसे यकृत भाग ले रहा है। यकृत क्या है? एक ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत को ही बताएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, पित्तरस का स्रावित कौन करता है? पित्तरस को स्रावित कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यकृत क्या करता है? पित्तरस को स्रावित करता है। पित्तरस 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 पित्ताशय में स्टोर होता है। स्रावित किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। ये है लीवर, यकृत, और इसके द्वारा स्रावित क्या किया जाता है? पित्त। और इस स्टोर कहाँ होता है? देखिए सेम के आकार का है, पित्ताशय। यकृत दूसरा काम क्या कर रहा है? अमोनिया देखिए ज्यादा विषैली होती है, अमोनिया को यकृत क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है। अगर प्रश्न आए यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो आप बताएंगे यकृत करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है शरीर में, उसको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अगर ग्लूकोज, जैसे रक्त में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा को यह क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन हम जानते हैं संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है ग्लाइकोजन। और पुनः अगर शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो यकृत क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह होता है। यहीं से संश्लेषित भी हो रहा है, उत्सर्जित भी हो रहा है और संग्रहित भी हो रहा है, यहीं पर स्टोर भी होता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन हम लोग पढ़े थे। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। हिप्पैरीन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। हिप्पैरीन प्रोटीन का भी निर्माण कौन कर रहा है? यकृत करता है, जो रक्तवाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनने देती। अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन आए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है, तो बताएंगे फाइब्रिनोजन बनाती है। रक्त का थक्का रक्तवाहिनियों में कौन नहीं बनने देती है? तो हिप्पैरीन। जैसे हम जानते हैं कहीं चोट लग जाए और ब्लड निकलने लगता है, तो उसे रक्त का थक्का बनना जरूरी होता है। तो फाइब्रिनोजन यहाँ पर क्या करती है? प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का 2 से 7 मिनट के अंदर लगभग बन जाता है। वहीं हिप्पैरीन प्रोटीन क्या कर रही है? जो रक्तवाहिनियां, धमनी और शिराओं में क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। अगर रक्त का थक्का कहीं बन जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यकृत में ही विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए, विटामिन डी और लोहा, तांबा इत्यादि क्या रहता है? संचित रहता है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पित्त यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। और स्टोर कहां होता है? तो स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। जैसे भोजन जब 4-5 घंटे तक कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। यहाँ पर इसका मंथन होता है, तो भोजन कहाँ चला आता है? ग्रहणी में चला आता है। भोजन कहाँ चला आता है? ग्रहणी में। और पित्ताशय के द्वारा पित्त रस क्या किया जाता है? यहाँ पर उड़ेला जाता है और भोजन को यहाँ से क्या हो जाता है? क्षारीय कर देता है। भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और वसा का इमल्सीकरण करता है। भोजन में जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उसको नष्ट करने का काम पित्त करता है। वसा का इमल्सीकरण भी यह करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। यह क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। कह सकते हैं यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। जैसे कोई ग्रंथि अगर हार्मोन का जब उत्सर्जन हो रहा है तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर एंजाइम की उत्सर्जन कर रहे हैं एंजाइम का, और वो एंजाइम अब शरीर से बाहर निकलते हैं, चाहे भोजन, अपच भोजन के माध्यम से या वैसे ही, तो उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं।
तो अग्नाशय यहाँ पर क्या है? अग्नाशय अग्नाशयी रस निकालता है जो भोजन को पचाने के लिए सहायता करते हैं, और वहीं पर यह इंसुलिन का भी प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कहने का तात्पर्य एंजाइम और हार्मोन दोनों का उत्सर्जन करता है। इस आधार पर कह सकते हैं यह एक मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान रखेंगे, मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो बताएंगे अग्नाशय है। इसे अग्नाशयी रस निकलता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, तीनों भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसीलिए अग्नाशयी रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है। जैसे भोजन जब ग्रहणी में आता है तो इस ग्रहणी में ही वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। जो बचा खुचा पाचन रह जाता है वह छोटी आंत में होता है, अवशेष पाचन होता है, वहीं मुख्यतः पाचन होता है। भोजन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? तो बताएंगे छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से शुरू होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, अग्नाशय के एक भाग है। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं के द्वारा यह स्रावित होता है। लैंगरहैंस की जो द्विविका है उसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन के अल्प स्राव से जब इंसुलिन का उत्सर्जन कम हो जाता है तो व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। मधुमेह क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या है? मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। जैसा कि हम लोग यकृत को पढ़े, शरीर में ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा को यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? एक संचित ऊर्जा है। यह ग्लाइकोजन पुनः क्या होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है यकृत के द्वारा ही, और यह जब पुनः उसे ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो यकृत यह विघटित कर देता है ग्लाइकोजन को। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, श्रवण कम हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? ग्लूकोज को यह कन्वर्ट नहीं कर पाता ग्लाइकोजन में। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की रक्त में मात्रा बढ़ना ही मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। हम लोग यहाँ पर कुछ एंजाइम जान लेंगे। हम लोगों ने बातें की ही, तो मुख में लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम निकाला जाता है? टाइलिन। हम लोगों ने विभिन्न नामों से भी जाना था, आप रखेंगे। यह मंड स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आमाशय के द्वारा जठर ग्रंथियां हैं, यहां से रेनिन निकल रहा है जो दूध की प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पचाता है किसमें? वहीं अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा जो अग्नाशयी ग्रंथियां हैं, अग्नाशय की ग्रंथियां, इसके द्वारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज यह एंजाइम निकलता है। इसे हम पिछली स्लाइड में पढ़ ही चुके हैं, इसको भी याद रखेंगे। छोटी आंत के द्वारा जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, इसके द्वारा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, इसको याद रखेंगे। टाइलिन को याद रखेंगे, रेनिन, पेप्सिन को याद रखेंगे जो आमाशय के द्वारा, जठर ग्रंथियों के द्वारा निकल रहा है। अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज निकल रहा है। वहीं आंतरिक ग्रंथियां जो छोटी आंत की हैं, इसके द्वारा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन निकल रहा है, और इसको आप ध्यान दे देंगे जो कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं या जैव रासायनिक क्रियाओं को फास्ट कर देते हैं। ये बायो उत्प्रेरक हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? मूलतः प्रोटीन है। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो क्या है? ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन हम लोगों ने जानते ही हैं। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से, जिसमें जठर रस में
जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस से पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जैसे अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस भोजन से मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लार निम्न में किसके पाचन में सहयोग करती है? तो हम जानते हैं स्टार्च के पाचन में लार क्या करती है? सहयोग करती है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः होता है, तो भोजन का पाचन मुख्यतः कौन सा पार्ट करता है? छोटी आंत के द्वारा भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।